गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर का पहला टॉपिक है वैद्युत अपघटनीय विलयनों को चालक। तो इसका मतलब ये है कि जो वैद्युत अपघटय के विलयन होते हैं ना, जैसे NaCl को आपने पानी में मिला दिया तो वो जो विलयन बना उसके चालकत्व के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो डेफिनेशंस लिखी हुई है, उसके अकॉर्डिंग हम समझते हैं। तो फर्स्ट है आपका प्रतिरोध। प्रतिरोध को इंग्लिश में बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो आपने ये फिजिक्स में भी पढ़ा होगा प्रतिरोध क्या होता है। तो मैं अगर आपको बताऊँ बिल्कुल सिंपल वे में, तो प्रतिरोध आपका होता है जैसे आपका कोई भी करंट बह रहा है तो उसके मार्ग में जो भी रुकावट होगी उसको प्रतिरोध कहते हैं। और आप धारा के मार्ग में रुकावट, तो ये आपकी फिजिक्स में चल जाती है, ठीक है ना। लेकिन केमिस्ट्री के लिए आपको क्या होगा, प्रतिरोध को लंबाई और क्षेत्रफल की टर्म में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सिंपल सी है, पढ़ लेते हैं। क्या है, किसी भी वस्तु का विद्युतीय प्रतिरोध। विद्युतीय प्रतिरोध का मतलब प्रतिरोध ही है, ठीक है। उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती। ये टर्म मैं पहले भी समझा चुकी हूँ। अनुक्रमानुपाती क्या होता है, समानुपाती क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है। आज फिर एक बार समझा दूंगी, उसके बाद मैं डायरेक्ट यूज़ किया करूँगी, ठीक है। तो उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती एवं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जो भी आपका कोई वस्तु है उसका जो विद्युत प्रतिरोध होता है उसको आर से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो उसकी जो लंबाई होती है वस्तु की एल, उसके तो अनुक्रमानुपाती बोले या फिर बोले समानुपाती, एक ही बात होती है। मैंने कई बार बता दिया है, ठीक है। अनुक्रमानुपाती और समानुपाती एक ही होता है। एवं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या माना है हमने, ए, उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो मैं समझा देती हूँ क्या होता है। देखो, प्रतिरोध को आप क्या मानते हो, आर मानते हो, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है, आर जो है वो एल के अनुक्रमानुपाती है। तो मैंने बताया था अनुक्रमानुपाती समानुपाती एक है। जब आपसे ऐसे बोलता है ना तो ये वाला सिंबल, इसी को बोलते हैं समानुपाती या अनुक्रमानुपाती। लेकिन क्या करना है, एल को इसके बिल्कुल सामने लिख देना है, ठीक है, बिल्कुल सामने, 1 में नहीं लिखना है। उसने क्या बोला है, समानुपाती या फिर अनुक्रमानुपाती। यहाँ आप रिप्लेस कर सकते हो इसको समानुपाती से। दूसरा क्या कह रहा है, ए जो होता है वो आर के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब ऐसा बोले तो इसका मतलब ये होता है कि आर जो है ना वो समानुपाती है 1/a के, ठीक है। या फिर इस बात को ऐसे बोल सकते हैं, जो आर है वो व्युत्क्रमानुपाती है a के, ठीक है। एक ही बात है, आर समानुपाती 1/a या फिर बोल दे आर व्युत्क्रमानुपाती a। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, तो a का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/a, ओके। तो इतना क्लियर हुआ। अब क्या होगा, हम इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, इसको एक साथ लिख देंगे, दोनों आर के बराबर है ना। तो इसको कैसे लिख देंगे, आर, सामने कौन है आर के, एल है ना, और नीचे कौन है ए, ठीक है। अब मैंने आपको एक बात बताई हुई है, वो क्या है, ये जो समानुपाती का निशान है ना, आप इसको ना फिजिक्स में ना केमिस्ट्री कभी भी लेके नहीं चल सकते, इसको हटाना होता है। तो इसको हटा के क्या आता है, बराबर का निशान आता है। जैसे ही आप इसको हटाओगे तो यहाँ सिर्फ एक ही निशान लगाओगे, बराबर। अब ऐसा तो होगा नहीं कि इसको हटा के डायरेक्ट बराबर लगा दो, ऐसा तो नहीं होता ना। तो क्या होता है, इसके लिए कॉन्स्टेंट आता है, और कॉन्स्टेंट कुछ भी आ सकता है, अलग अलग जगह पर अलग अलग आता है। यहाँ पर जो आता है ना वो आता है रो, ठीक है। क्या आता है, रो। ये पी के टाइप का बनता है, जैसे पी होता है ना वैसा होता है, बस ये चीज़ थोड़ा और गोल गोल होती है, ठीक है। तो ये पी, और बाकी का एज इट इज़ लिख देंगे L/A, ठीक है ना। तो जहाँ पे जो है ना, इसका नाम क्या होता है, प्रतिरोधकता। तो अगर आप चाहते हो इनके नाम लिखना तो लिख लेना, आर बराबर प्रतिरोध है, रो बराबर प्रतिरोधकता है, एल क्या है, लंबाई है, और ए क्या है, क्षेत्रफल, किसके, वस्तु के, ठीक है। सेकंड हेडिंग है विशिष्ट प्रतिरोध। पता ही क्या है विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध को या प्रतिरोधकता बोलते हो, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी में बार बार प्रतिरोधकता वर्ड का यूज़ विशिष्ट प्रतिरोध के लिए होता है, ठीक है। और विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, ये जो रो देख रहे हो ना यही है, इसी को तो मैंने बताया प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोधकता को बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध की या फिर प्रतिरोधकता बोलो, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या होता है, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता उसका वह प्रतिरोध है जब यह 1 मीटर लंबा हो एवं इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, ठीक है। इसे किससे दर्शाते हैं, रो से दर्शाते हैं। तो ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है ना, इसको आप जस्ट इस टर्म से समझ सकते हो। ये जो लास्ट आया है ना फॉर्मूला मॉडिफाई होके, इस टर्म से बिल्कुल ईजिली समझ सकते हो। तो देखो क्या होता है, इसने कहा है आर जो होता है ना यानी प्रतिरोध, वो प्रतिरोधकता के बराबर होता है कब, यदि लंबाई एल क्या हो, 1 मीटर हो, और ए क्या हो, 1 मीटर स्क्वायर हो, ठीक है ना। तो आप बताओ, अगर मैं लंबाई को 1 रख दूँ तो लंबाई 1 होगी और ए 1 हो जाएगा, यानी कि लंबाई 1 मीटर और ए कितना हो जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर। तो ये तो 1 1 हट गया, ठीक है, 1 से 1 कैंसिल हो गया, या फिर आप जानते हो 1/1 का मतलब 1 ही होता है, ठीक है ना। और 1 की रो में मल्टीप्लाई करोगे तो रो ही आ जाएगा। तो आर किसके इक्वल आ
जाएगा रो। तो आप प्रतिरोधकता को इस तरीके से परिभाषित कर सकते हो ना कि प्रतिरोधकता किसी वस्तु का वह प्रतिरोध है जिस वस्तु की लंबाई 1 मीटर या फिर 1 सेंटीमीटर तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना हो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको परिभाषित कर सकते हो, याद करने का कुछ नहीं है। तो यहाँ से आप अब रो के लिए लिख रहे हो ना, तो फॉर्मूले को रो के लिए लिख दो। देखो कैसे लिखते हैं, रो के लिए लिखेंगे तो रो को यहीं छोड़ना है, ठीक है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, रो को मैंने यहीं छोड़ दिया, कोई दिक्कत। ओके, इजिकल टू, अब क्या करेंगे, रो लिखा है ना, इधर क्या है आर, तो इसका भी कुछ नहीं करना है, आर को ऐसे ही रहने देना है। अब ये जो एल अपॉन ए है ना, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे। कैसे, ए अगर डिवाइड में है तो उधर जाके मल्टीप्लाई में आएगा, और एल ऊपर है वो मल्टीप्लाई में है तो वो नीचे जाके डिवाइड में आएगा। तो ए किस में है, डिवाइड में है ना, तो उधर जाके मल्टीप्लाई में है, यानी कि यहाँ आएगा। और अपॉन में ये मल्टीप्लाई में था तो नीचे आके डिवाइड में। तो रो के लिए ये फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है। अब इतना समझ आ गया होगा, लेकिन एक चीज़ है मैंने ऊपर भी नहीं बताया और यहाँ पे भी नहीं, इनका मात्रक बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। मात्रक बहुत ज़रूरी है। आर का मात्रक क्या होता है, रो का मात्रक क्या होता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये मतलब शॉर्ट में ये ना पूछ के आपसे डायरेक्ट क्या पूछ लेता है, वो मात्रक पूछ लेता है। तो मात्रक देखो निकालने के लिए मैंने बताया हुआ है। आर का तो आप याद कर लो ओम है, वैसे आप यहाँ से निकालोगे तो भी ओम ही आएगा, लेकिन वो मैं बाद में बताऊँगी। आर का मात्रक क्या होता है, ओम, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मात्रक। मात्रक का मतलब जो पढ़ रहे हैं उसका, प्रतिरोध पढ़ा है ना, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम है, OHM, ठीक है। हिंदी में तो आप लोग लिख लोगे। और सिंबल कैसे बनाते हैं, इस तरीके से, ठीक है। इतना समझ आया। अभी इसको समझाऊंगी फॉर्मूले से कैसे ड्राइव करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे रो को समझाना पड़ेगा, ठीक है, तभी तो आप समझ पाओगे। अब यहाँ पे हम किसका निकालेंगे, रो का। देखो मात्रक निकालेंगे, देखो कैसे निकालेंगे, मैं पेंसिल से करके दिखाऊंगी। रो का मात्रक निकालना है ना, जिसका भी मात्रक निकालना होता है उसके साइड में वो जिसके इक्वल है ना, उन सब के मात्रक को पुट कर दो। सॉल्व हो रहे हैं सॉल्व कर दो, अदरवाइज वही मात्रक है, ठीक है। तो आर का कितना पढ़ा है, ऊपर ओम पढ़ा है ना, तो लिखो ओम, ठीक है, लिख दिया। उसके बाद ए जो है, ए का क्या होता है आप जानते हो, क्षेत्रफल का जो होता है ना, वो होता है आपका कुछ भी हो, यूनिट होनी चाहिए, कोई भी हो, मीटर हो, सेंटीमीटर हो, मेगामीटर हो, कुछ भी हो, ठीक है ना, वो उसका स्क्वायर होता है। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैं मीटर लेके चल रही हूँ तो मीटर स्क्वायर। सेम लेंथ को भी उसी यूनिट में मेज़र करना है तो मैं मीटर लूँगी। तो आप जानते हो मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड में है ना, तो क्या बच जाएगा, ओम मीटर। और मल्टीप्लाई में होते हैं ना तो ऐसे डैश लगा देते हैं, तो क्या आ जाएगा मात्रक यहाँ से, ओम मीटर आ जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया, मात्रक क्या आ जाएगा, ओम मीटर। कैसे लिखेंगे, ओम एंड मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब अगर आप यहाँ से निकालना चाह रहे हो ना ओम को, तो कैसे निकलेगा, है ना, उसका मात्रक चाहिए। उसका मात्रक कितना आ गया आपका, ओम मीटर। तो यहाँ पे ओम मीटर रख दोगे। लंबाई किस में होती है, मीटर, तो मीटर की मीटर में गुणा होंगे मीटर स्क्वायर। और ए का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर से तो मीटर स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या, ओम बचा। तो ये इस तरीके से आ जाता है, ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट है चालकत्व। तो चालकत्व को समझते हैं क्या होता है। देखो इंग्लिश में के नाम जरूरी है याद रखने। तो चालकत्व को बोलते हैं कंडक्टेंस, ठीक है, क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस बिल्कुल सिंपल सी, ये 3-4 डेफिनेशंस हैं और जो कि पूछी जाती हैं, तो इनको लर्न कर लेना है। तो चालकत्व को क्या होता है, ये प्रतिरोध आर का व्युत्क्रम है, यानी जो आर होता है ना, जिसको आप प्रतिरोध बोलते हो, उसका जस्ट उल्टा, उल्टे को क्या बोलते हैं, 1/r, उसी को क्या बोलते हो आप, कंडक्टेंस या फिर चालकत्व बोलते हो। और इसको जी से प्रदर्शित करते हैं, समझ आया। जो चालकत्व होता है इसको जी से प्रदर्शित करते हैं। और ये होता क्या है, ये आर का व्युत्क्रम होता है, यानी आर का व्युत्क्रम का मतलब क्या हो गया, 1/r। तो ये आ गया आपका फॉर्मूला। अब फॉर्मूले के बाद क्या होता है, मात्रक। तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ, हमेशा याद रखना। अगर एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है, आपसे बोल रहा है डिफाइन द कंडक्टेंस, मतलब चालकत्व की परिभाषा लिखिए, ठीक है ना। तो परिभाषा भी लिखना है, फॉर्मूला भी लिखना है और मात्रक भी लिखना है, तभी आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर पाओगे, ठीक है ना। तो तीनों चीज़ लिखनी है। तो मात्रक कैसे निकालेंगे, कई बार बता दिया है, जो जिसका निकालना है ना उसके सामने जो टर्म है उनका रख दो। तो आप जानते हो ऊपर तो 1 है, 1 का तो कोई मात्रक नहीं होता, नीचे क्या है, आर है, आर का कितना होता है, ओम। तो जब ओम जो होता है वो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाता है, ओम इनवर्स हो जाता है, ठीक है ना, ओम इनवर्स। इसको नेक्स्ट है आपका विशिष्ट चालकत्व, जिसको आप चालकता बोलते हैं। देखो कितना सिंपल है, मैं एक दो मतलब ये ट्रिक वगैरह नहीं है, होता है ऐसा ही है, ठीक है ना। फिर भी अगर मैं एक बार बोल दूंगी तो आप
अच्छा समझ पाओगे, उतना आप दिमाग नहीं लगा पाओगे, ठीक है ना। तो देखो पहले आपने पढ़ा प्रतिरोध, तो उसके बाद आता है जस्ट विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट जिसके आगे लग गया ना उसके लास्ट में ता लगा देना है, ठीक है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मतलब प्रतिरोधकता, जो ऊपर वाला था प्रतिरोधकता, ठीक है। ऐसे हमने क्या पढ़ा, चालक तो पढ़ा। सेकंड क्या पढ़ोगे, विशिष्ट चालक, तो इसी का इसके आगे विशिष्ट लगा दो, उसी को क्या बोलते हो दूसरी भाषा में उसके पीछे ता लगा देते हो। तो चालकता नहीं करना है, क्या कर देना है, चालकता कर देना है, सिंपल, ठीक है ना। तो अगर कुछ भी बोला जा रहा है तो आपको यही करना है, दोनों नाम ध्यान रखने हैं, किसी से भी पूछा जा सकता है। तो सेम वही है जो पढ़ा है, बिल्कुल सिंपल सिंपल चीज़ें हैं। क्या होता है, चालक प्रतिरोध का उल्टा होता है, और विशिष्ट चालक जिसको आप चालकता कहते हो ये विशिष्ट प्रतिरोध यानी प्रतिरोधकता का उल्टा होता है। तो वही लिखा हुआ है, प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम चालकता कहलाती है। और इसे किससे दर्शाते हैं, कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रखना, जिससे प्रदर्शित करते हैं ना उसका नाम, ये देखो कप्पा है, लिख लेना कप्पा, ठीक है ना। और ऊपर किससे दर्शाया था, वैसे तो सी से लिखते हैं कंडक्टेंस, लेकिन जी से दर्शाते हैं, ठीक है ना। जो ओल्ड बुक्स हैं उनमें आपको सी मिल सकता है, लेकिन एनसीईआरटी में जी है, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी यही ठीक है, इसको ही कर लेना, ठीक है। तो अब आते हैं विशिष्ट चालक पे। आप समझ गए होगे कप्पा, और कप्पा क्या होता है, कप्पा आपका होता है मतलब के होता है, स्मॉल टाइप का, मतलब ऐसे बनता है थोड़ा मोटा सा, ठीक है ना। तो कप्पा क्या होता है, 1/रो होता है, ठीक है। कप्पा किसके इक्वल होता है, 1/रो के। तो रो का मात्रक रखो, क्या होता है रो का मात्रक, मात्रक के लिए क्या करोगे आप, यहाँ पे रो का मात्रक रख दो। तो रो का मात्रक अभी बताया था कितना होता है, रो का मात्रक होता है ओम मीटर, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा ना तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, तो मैं सांकेतिक रूप में ही लिखूंगी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, और जब मल्टीप्लाई में होते हैं तो साइन लगा देते हैं, ठीक है। तो ये था विशिष्ट चालकता। अगर आपको इसको और सॉल्व करना है तो बिल्कुल सिंपल है, आप रो की वैल्यू रख दीजिए। यहाँ पे आपको ये रो की वैल्यू दिख रही है ना, कितना है, RA/L। तो मैं एक बार करके दिखा देती हूँ, वैसे तो यहीं तक है, आप चाहो तो कर लेना क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो कप्पा इजिकल टू कैसे करेंगे, 1/रो की वैल्यू रखो, कितना है, RA/L, RA/L। तो कितना आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, LRA, ठीक है, ये आ जाएगा, यानी 1/R/L/A। तो 1/R को क्या बोलते हो आप बताओ, 1/R को अभी पढ़ा है, देखो सारे फॉर्मूले याद करना पड़ेगा, G, ठीक है ना। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, GL/A, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है, चालकता के आधार पर पदार्थों को चालकों, विद्युतरोधियों एवं अर्धचालकों में वर्गीकृत किया गया है। तो चालकता के आधार पर ना किसी भी पदार्थ को 3 तरीके से विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन से हैं वो, एक तो चालक होता है, एक विद्युतरोधी होती है जिसको आप अचालक या कुचालक बोल सकते हो, चालक को आप सुचालक भी बोल सकते हो, ठीक है, एंड अर्धचालक, ठीक है। इन 3 टाइप में वर्गीकृत किया गया है। तो बिल्कुल सिंपल है, देखो चालक से क्या पता चल रहा है, चालक का मतलब जिसकी चालकता अधिक है। विद्युतरोधी को बोलते हैं कुचालक, कुचालक मतलब जिसकी चालकता है ही नहीं, मतलब शून्य है, ठीक है, या फिर बहुत कम है। और अर्धचालक का मतलब क्या हो रहा है, ये दिख रहा है ना, आधे चालक, मतलब आधे चालक और आधे विद्युतरोधी, इसका मतलब हो गया यानी चालक और विद्युतरोधी के बीच के हैं, ठीक है। इतना समझ आया, तो एक बार परिभाषा समझ लेते हैं, बस एज अ फॉर्मेलिटी लिखी हुई है, बाकी आप यहीं समझ गए होंगे, ठीक है। तो चालक क्या है, जिन पदार्थों की चालकता बहुत अधिक होती है चालक कहलाते हैं, ठीक है। तो धातु हो गई, मिश्र धातु हो गई, ये आपके चालक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, कुछ अधातुएं जैसे कार्बन ब्लैक, ग्रेफाइट एवं कुछ कार्बनिक बहुलक इलेक्ट्रॉनिक चालक होते हैं। ये नोट्स में डाल लेना, इंपॉर्टेंट है। कुछ अधातुएं भी जो होती है ना वो भी चालक होती हैं। चालक का मतलब क्या होता है, उनमें भी विद्युत का प्रभाव हो सकता है। तो कार्बन ब्लैक होता है, जैसे ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट को तो आपने सुना होगा है ना, क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसलिए वो क्या कर पाता है, वो विद्युत का चालन कर पाता है। नेक्स्ट है विद्युत रोधी। तो विद्युत रोधी क्या होता है, जिनकी चालकता क्या होती है, बहुत कम या फिर शून्य है। तो जिन पदार्थों की चालकता बहुत कम अर्थात शून्य होती है विद्युत रोधी कहलाते हैं। इनको कुचालक बोल सकते हो, अचालक बोल सकते हो, ठीक है ना। उदाहरण के लिए कांच, चीनी मिट्टी, ठीक है, चीनी मिट्टी को बोलते हैं सिरेमिक्स इंग्लिश में। तो कांच हो या फिर सिरेमिक्स हो आपका, जिसको आप चीनी मिट्टी बोलते हो, ये दोनों कैसे होते हैं, विद्युत रोधी, कांच में बिजली नहीं चलेगी, ओके। नेक्स्ट है अर्धचालक। देखिए पहली बात तो अर्धचालक बहुत उपयोगी होते हैं, ठीक है। तो इनकी उपयोगिता वगैरह हम जो फिजिक्स होता है उसमें आप लोग पढ़ोगे, ठीक है ना। तो फिजिक्स में पढ़ोगे अर्धचालक कितना मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, अर्धचालक को इसको बोलते हैं सेमी कंडक्टर, ठीक है। चालक को कंडक्टर बोलते हैं, इसको इंसुलेटर बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, सेमी कंडक्टर। तो क्या होता है, ये चालक और विद्युतरोधी के बीच का होता है। तो जिन पदार्थों की चालकता चालक व विद्युतरोधी पदार्थ के मध्य होती है, यानी उनके बीच की होती है, उन्हें अर्धचालक कहते हैं, ठीक है।
उदाहरण के लिए उदाहरण याद रखना है, जैसे सिलिकॉन हो गया, डोपित सिलिकॉन हो गया, गैलियम हो गया, गैलियम आर्सेनाइड, ठीक है ना, ये एक ही साथ है। तो सिलिकॉन, डोपित सिलिकॉन और गैलियम आर्सेनाइड ये सारे क्या होते हैं, अर्धचालक होते हैं। एक नोट है, क्या है, अर्धचालक महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ है, यानी अर्धचालक जो होते हैं ना ये महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है ना। यानी आपका जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, है ना, बल्ब हो गया, आपने देखा होगा एलईडी बल्ब, तो ठीक है, वो सेमीकंडक्टर का मटेरियल का ही होता है, ठीक है। तो याद रखना है अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। अब नेक्स्ट है अतिचालक। तो ये एक वर्ड और था एनसीईआरटी में, मैंने इसको भी लिख लिया, इसको भी समझ लीजिए। अतिचालक क्या होता है, कुछ पदार्थ जिनकी प्रतिरोधकता शून्य या चालकता अनंत हो। दो बातें, ठीक है, देखो क्या कहा है, कुछ पदार्थ जिनकी प्रतिरोधकता शून्य या फिर चालकता क्या हो, अनंत हो, अतिचालक कहलाते हैं। तो ये कहने में तो बहुत छोटी सी लाइन है, याद भी हो जाएगी, प्रतिरोधकता शून्य और चालकता क्या हो, अनंत हो, लेकिन इसको समझना जरूरी है थोड़ा सा। इसने बोला है प्रतिरोधकता शून्य, आप जानते होगे प्रतिरोधकता शून्य हो गई ना तो चालकता अनंत हो जाएगी, क्योंकि चालकता का मतलब क्या होता है, चालकता को बोलते हैं कप्पा, ठीक है ना, और कप्पा किसके इक्वल होती है, 1/, प्रतिरोधकता के। तो कप्पा इज इक्वल टू, देखो 1/, प्रतिरोधकता हो गई, ठीक है ना, प्रतिरोधकता का मतलब रो और कप्पा का मतलब चालकता, ठीक है ना। तो ये कह रहा है चालकता अनंत, जब आप देखो इसको शून्य कर दोगे, प्रतिरोधकता या तो शून्य हो, जैसे इसको शून्य करा तो ये तो खुद अनंत हो जाएगी ना, क्योंकि आप जानते हो 1/0 का वैल्यू होता है इनफाइनाइट, ठीक है ना। तो ये यहाँ से दोनों बात एक ही है, या तो आप क्या कर दो, प्रतिरोधकता को शून्य कर दो या चालकता को अनंत कर दो, तो वो क्या होते हैं, अतिचालक होते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक है मोलर चालकता। मोलर चालकता के बारे में समझते हैं, मोलर चालकता क्या होती है। तो मोलर चालकता से पहले ना एक टर्म पढ़ेंगे, मोलरता, ठीक है। तो यदि आपको मोलरता क्लियर है ना बिल्कुल, तो मोलर चालकता बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, एक दूसरे से कनेक्टेड है वैसे, ठीक है ना। तो मोलरता क्या होती है कि आप 1 लीटर विलियन लेते हो और उसमें क्या घोलते हो, मोल घोलते हो, ठीक है ना। मोल के लिए कोई कंडीशन नहीं होती कितना मोल घोलना है, बस विलियन के लिए कि 1 लीटर विलियन में जितने मोल होंगे वो उसकी मोलरता है, ठीक है। अब ये जो है ना मोलर चालकता, इसमें क्या होता है कि आपके पास जो विलियन है ना, 1 लीटर है ना, इसकी जगह आप कुछ भी, आपकी मर्जी है, आप 1 चम्मच लो, 2 चम्मच लो, 500 ml लो, 1 लीटर लो, कितना भी लो, आपकी मर्जी है। लेकिन यहाँ पे जो मोल है ना उसके लिए कंडीशन है कि वो आपको 1 मोल ही लेना है, ठीक है। समझ में आया मैंने क्या बोला, जैसे मोलरता में होता है कि 1 लीटर में आप कंसीडर करते हो कितने मोल घुले हैं, यहाँ पे आपका जो मात्रा लेते हो ना विलायक की, वो कितनी ले लो, आप पर कोई कंडीशन नहीं है, आप जितना मन करो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा उतना ले सकते हो, लेकिन जो मोल होगा ना वो एक ही घोलना है, ठीक है। तो उस वो जो विलियन बन गया ना उसकी चालकता को कहते हैं मोलर चालकता। समझ में आया, ये चीज़ क्लियर है। तो अब एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होती है। 1 मोल विद्युत अपघटय की चालकता को उस विलयन की मोलर चालकता कहते हैं। अब इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं, इसको देखो लैम्डा बोलते हैं, तो इसको लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, इसको आपको याद कर लेना है, ये बेसिक फॉर्मूला है, लैम्डा एम इक्वल टू, ये है आपका क्या, कप्पा, कप्पा मल्टीप्लाई वी, ठीक है। तो कप्पा आप जानते हो, कप्पा क्या होता है, कप्पा होता है आपका विशिष्ट चालकता, ठीक है, यानी इसको आप बोलते हो विशिष्ट चालकता को चालकता बोलते हो, ठीक है। वी क्या होता है आपका, वॉल्यूम होता है। तो आप जानते हो, आपको ये वॉल्यूम दिख रहा है ना, मैंने क्या बताया, ये आपको किससे कनेक्ट करना है, मोलरता से। तो मोलरता में जो वीक आता है ना उससे आप वैल्यू निकालते हो। तो ये मैंने मोलरता का फॉर्मूला लिख दिया है, मैंने आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी हैं कैसे कैसे आता है, तो मैं नहीं बताऊँगी, ठीक है, लास्ट लेक्चर में देख लेना। W/m मल्टीप्लाई बाय 1000/v, ठीक है, ये आपको मिल गया W/m। यहाँ से आप v की वैल्यू निकाल सकते हो, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v को इधर ले जाओ और m को यहाँ ले आना, ठीक है। m मोलरता है तो मोलरता को आप c से मतलब रिप्लेस कर सकते हो, क्यों, क्योंकि मोलरता होती है आपकी कंसंट्रेशन, सांद्रता, तो सांद्रता लिख सकते हो आप, मोलरता को ना लिख के सांद्रता लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप c लिख सकते हो, तो c नीचे आ जाएगा। अब एक बात पे ध्यान देना है, v तो उधर चला गया, v की वैल्यू आ गई और c यहाँ आ गया, ठीक है। अब आपको जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अगर 1 मोल है ना तो 1 मोल किसको बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, 1 मोल के लिए कंडीशन होती है कि जो भार होता है विलेय का वो अणुभार के बराबर होना चाहिए, ठीक है। सपोज दैट आपके पास NaCl है और मैं आपको एक पानी दूँ कि 1 गिलास पानी ले लो, आप 2 गिलास पानी ले लो, आपकी मर्जी है, लेकिन उसमें कुछ भी लो, आप चीनी लो, शुगर, चीनी लो, सॉल्ट लो, कुछ भी लो, आपको क्या करना है, उसमें 1 मोल डिज़ोल्व करना है। तो आपको
आपको पता है क्या करना पड़ेगा। पहले मैंने बोला NaCl, तो आपको NaCl का अणुभार निकाल लेना है। मैंने सिखाए हुए हैं, यहाँ से 58.5 आ जाता है, ठीक है। तो 58.5 ये क्या आ गया इसका अणुभार। तो अगर आप इतना ही तोल के ले लेते हो सॉल्ट यानी कि नमक, तो आप उसका 1 मोल घोल देते हो पानी में, समझ में आया। जैसे चीनी होती है, चीनी का 342 होता है, ठीक है। तो अगर आप 342 ग्राम क्या ले लेते हो, चीनी ले लेते हो और उसको पानी में डिज़ोल्व कर देते हो, तो उसको क्या बोलते हैं, 1 मोल घोल दिया। यानी कि भार और अणुभार जिस टाइम बराबर होते हैं ना, तो उसको ही बोलते हैं 1 मोल। तो क्या करना है, आप जानते हो यहाँ से भार और अणुभार बराबर हो गए, तो आप ये कैंसिल हो जाएंगे। यानी क्या आ जाएगा, यहाँ से इस v को तो उधर ले गए और यहाँ से m नीचे आ गया और m को c से रिप्लेस कर सकते हैं। तो v इज इक्वल टू 1000/c। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, v इज इक्वल टू 1000/c। ये लिख दिया 1 मोल विद्युत अपघटन के लिए w बराबर m होता है, ठीक है। सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अब इस मान को आप यहाँ पे रख दोगे v की जगह। तो इक्वेशन 1 में क्या किसका मान रखोगे आप, v का मान रखोगे। तो लैम्डा m इक्वल टू कप्पा तो ऐसे ही रहेगा, वही v की जगह पे कौन आ जाएगा, 1000/c। तो ये फॉर्मूला किसका होता है आपका, ये फॉर्मूला होता है आपका मोलर चालकता के लिए। तो मोलर चालकता का मात्रक देख लेते हैं। मात्रक क्या होता है, मात्रक होता है ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। जो ओम इनवर्स होता है ना, इसको बच्चे याद रखना है। ओम इनवर्स को क्या बोलते हैं, साइमन बोलते हैं, और इसे एस से रिप्रेजेंट करते हैं। नाम ध्यान रखना, लिख। तो जैसे आप जानते हो चालकता में क्या आया था, ओम इनवर्स आया था ना। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स जो चालकता थी, तो वहाँ पे आप साइमन मीटर इनवर्स कर सकते हो। यानी कि जहाँ पे आपका ओम इनवर्स आए ना, तो इसको आप साइमन यानी कैपिटल एस से रिप्लेस कर सकते हो। तो बस इसको रिप्लेस कर दिया, मीटर स्क्वायर एज इट इज़ एंड मोल इनवर्स। तो इसको एक बार समझ लेते हैं ये मात्रक कैसे आया। तो मैं बुक से समझा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप पहले इस वाले को देखिए, ये लैम्डा m है ना, तो इसका मात्रक यहाँ पे ब्रैकेट में डायरेक्ट लिखा हुआ है, क्या है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। चाहे आपका सेंटीमीटर स्क्वायर हो, चाहे आपका मीटर स्क्वायर हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप जानते हो ऊपर कप्पा था, फिर 1000 था, फिर क्या थी आपकी मोलरता थी। तो जो कप्पा है उसका आप जानते हो कितना होता है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स यानी कि सेंटीमीटर इनवर्स। तो ओम इनवर्स को क्या बोलते हैं, ओम इनवर्स का मतलब क्या होता है, ओम इनवर्स का मतलब होता है आपका साइमन, ठीक है। देन आपका क्या है 1000। जो 1000 होता है ना, ये सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर होता है। यानी 1 लीटर में इतने सेंटीमीटर क्यूब प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, कितने 1000। तो इसको इस तरीके से लिख लेते हैं। और मोलरता का होता है मोल प्रति लीटर। इसको जब सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे मोल पर लीटर है, तो लीटर से तो लीटर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा, साइमन साइमन रहेगा। ये सेंटीमीटर की पावर -1 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 में से 1 गया 2, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मोल नीचे ऊपर जाके मोल इनवर्स। तो इस तरीके से आ जाता है, ठीक है। सेम ऐसा ऊपर वाला लिखा हुआ है, तो क्या है यहाँ पे मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे किसके लिए समझाया गया है, सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए समझाया गया है। तो मीटर स्क्वायर के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है। जो 1000 है ना, इसके लिए आपको जो यूनिट लेनी है वो लेनी है लीटर और मीटर की पावर -3, ठीक है ना। ये कहाँ से आया, तब आप 1000 को ऊपर से नीचे जाओगे तो ये चीज़ें पलट जाएंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब था, तो क्या हो जाएगी, मीटर की पावर -3 आ जाएगी, और लीटर डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। कप्पा वैसा का वैसा, मोलरता वैसा का वैसा, सॉल्व कर लेंगे तो यही आ जाएगा, ठीक है। तो इतना समझ में आया। अब एक चालकता और पढ़ते हैं, वो है आपकी तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी चालकता बिल्कुल सेम है, ऐसी नॉर्मलता होती है। नॉर्मलता आपके एनसीईआरटी में नहीं थी, इसलिए मैंने नहीं कराई। लेकिन जो नॉर्मलता है ना, जैसे मोलरता के अकॉर्डिंग आपने मोलर चालकता को समझ लिया, सेम नॉर्मलता के समझ के आप तुल्यांकी चालकता को समझ सकते हो। तो तुल्यांकी चालकता बस जैसे मोलर चालकता में 1 मोल घुला हुआ है, विलयन कितना ही लो, ऐसी तुल्यांकी चालकता में 1 ग्राम तुल्यांक घुला होता है, विलयन कितना भी लो। तो वही है 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघटन के विलयन की चालकता को उसकी तुल्यांकीय चालकता कहते हैं। इसके फॉर्मूले में पता है, यहाँ पे आप अणुभार रखते हो, यहाँ पे भार बटे अणुभार करते हो ना, यहाँ पे तुल्यांकी भार आ जाता है, बस इतना अंतर आता है। तो फॉर्मूला लिखा हुआ है, इससे पहले समझ लेते हैं इसको किससे प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा तो चालकता के लिए आता ही है, लेकिन अगर तुल्यांकी है तो EQ आ जाएगा, मोलर है तो M आ जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला वही बेसिक वाला फॉर्मूला लर्न करना है, लैम्डा EQ इक्वल टू कप्पा मल्टीप्लाई V, ठीक है। तो V की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करते हो, तुल्यांकी चालकता में से नॉर्मेलिटी यानी नॉर्मलता से वैल्यू निकालोगे, मोलर चालकता के लिए मोलरता से वैल्यू निकालोगे। नॉर्मलता का मतलब C होता है, ये भी कंसंट्रेशन है, सांद्रता है, ठीक है ना। तो मैंने बता दिया अभी W/E आ जाएगा, ये तुल्यांकी भार होता है 1000/V। इसका मान 1 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि कितना घुला हुआ, 1 ग्राम तुल्यांक। तो 1 ग्राम तुल्यांक तब घुलता है जो भार आपका तुल्यांकी भार के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे C है, C को नीचे ले आओगे, V को इधर ले जाओगे, तो V का मान कितना हो गया 1000/C। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे 1000/C।
ठीक है, ये रहा 1000/n है। ठीक है, तो n को आप c से रिप्लेस कर सकते हो, मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ है, आप c लिख देना, बिल्कुल भी गलत नहीं आएगा, क्योंकि नॉर्मलता, मोलरता जितना सब कुछ पढ़ाया था वो आपकी सांद्रताएं थी। ठीक है, अब आपका मात्रक है, तो मात्रक इसके लिए आप खुद निकालोगे, जैसे मैंने पहले बताया था। ठीक है, अब इसके बाद ना एक टॉपिक और है छोटा सा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको समझ लेते हैं। सांद्रता के साथ चालकता एवं मोलर चालकता में परिवर्तन, यानी कि ये कह रहा है जो सांद्रता होती है ना, सांद्रता के साथ चालकता एवं मोलर चालकता में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, दोनों चालकता के लिए समझेंगे। पहला बोला है चालकता और दूसरा बोला है मोलर चालकता। ठीक है ना, तो पहले चालकता के बारे में समझते हैं। देखो बच्चा, चालकता के बारे में तब समझ पाओगे जो मैंने चालकता पढ़ा दिया है उसको समझ गए होगे। तो चालकता प्रतिरोधकता का उल्टा होती है, व्युत्क्रम होती है। ठीक है ना, तो जब क्लियरिटी आएगी समझने में, बाकी आप पढ़ रहे हो तो ऐसे समझ नहीं आएगा। अगर मैं बोल रही हूँ मोलर चालकता में परिवर्तन पढ़ेंगे सांद्रता के साथ, तो आपको पहले ये क्लियर होना चाहिए मोलर चालकता क्या होता है। हो सकता है एक बार में ना हो, तो आप जब एक बार लेक्चर देख लेते हैं उसके बाद पढ़ने के बाद जब दोबारा देखते हैं उस टाइम आप इससे एडवांस चलने चाहिए। ठीक है, तो पहले एक पॉइंट लिखा हुआ है, वो क्या है, वैद्युत अपघटय की सांद्रता में परिवर्तन के साथ चालकता एवं मोलर चालकता दोनों में परिवर्तन होते हैं। अब ये पढ़ेंगे क्या परिवर्तन होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है दुर्बल एवं प्रबल दोनों प्रकार के वैद्युत अपघटय है। वैद्युत अपघटय दो प्रकार के होते हैं, दुर्बल और प्रबल। दुर्बल जो कम आयन देते हैं विलयन में, और प्रबल जो ज़्यादा आयन देते हैं। ठीक है, तो वैद्युत अपघटय की सांद्रता घटाने पर चालकता हमेशा घटती है। तो कहने का मतलब ये है, जो चालकता होती है ना, प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम, वो अगर आप सांद्रता को घटाओगे तो घटेगी, और सांद्रता को बढ़ाओगे तो बढ़ेगी। उस पर वैद्युत अपघटय का भी कोई प्रभाव नहीं है। यदि वो दुर्बल है तो भी वही होगा, प्रबल है तो भी वही होगा, यानी कि डायरेक्टली डिपेंड करती है। आप बोल सकते हो सांद्रता की डायरेक्ट समानुपाती है, डायरेक्ट समानुपाती नहीं मतलब समानुपाती है। ठीक है ना, तो सांद्रता समानुपाती होती है चालकता के। समझ में आ गया, क्योंकि अब ये होता क्यों है, ऐसा क्यों होता है कि घटाने पर घट रही है। यहाँ पे मैंने तो सिर्फ इतना लिखा है घटाने पर घट रही है, इसका मतलब ये भी है कि बढ़ाने पर बढ़ रही है। ठीक है ना, दोनों बातें आप पेपर में दोनों इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, अब ये होता क्यों है, क्योंकि तनुकरण करने पर, तनुकरण का अर्थ होता है पानी मिलाने पर, पतला करने पर। ठीक है ना, तो तनुकरण करने पर प्रति इकाई आयतन में आयनों की संख्या घट जाती है। होता क्या है, आप ऐसा मान के चलो, मतलब ये कोई भी आपके पास एक बीकर है। ठीक है ना, ये आपके पास कोई बीकर है, समझ में आया। तो क्या करते हैं, मान लो इसमें इतना पानी था, यहाँ पे एक छोटा सा आयतन होगा, यहाँ पे ऐसे आप इसको कई बहुत सारे आयतनों में विभाजित करके मान सकते हो। तो इसमें एक आयन भी होंगे, मान लो यहाँ पे 2 आयन थे, ऐसा मान लो। ठीक है, जैसे ही आपने इसको तनु किया मतलब पानी डाला, तो वो कह रहा है कि ये जो आप इसमें 2 आयन थे ना, अब पानी डालने पर यहाँ पे हो सकता है एक ही आयन हो, यानी कि आयन ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि पानी मिलाने पर कम हो जाएंगे। एक नॉर्मल सी बात समझो, आपने 1 गिलास नींबू पानी बनाया, नींबू पानी का मतलब है पानी और चीनी घोल लिया। ठीक है, अब मैं कह रही हूँ 1 गिलास नहीं, इसको 2 गिलास कर दो। आपने लिया बड़ा बर्तन, तो वो जो नींबू पानी बनाया था वो डाल दिया, और आपको चीनी नहीं मिलानी, आपको पानी डालना है। तो पानी डालने के बाद क्या हो जाएगा, फीका हो जाएगा ना, मीठा नहीं रहने का जितना पहले मीठा था। तो सेम वो ही यहाँ पे फॉलो होगा। ठीक है, क्योंकि तनुकरण करने पर प्रति इकाई आयतन में आयनों की संख्या घट जाती है, इसलिए क्या हो जाती है, सांद्रता घटाने पर घटती है और बढ़ाने पर बढ़ती है। ठीक है, तो किसी भी सांद्रता पर विलयन की चालकता उस विलयन के इकाई आयतन का चालक होता है। और ये किस लिए लिखा हुआ है, ये इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जो आपका जो चालक होता है वो क्या होता है, किसी भी सांद्रता पर विलयन की जो चालकता है ना, उस विलयन के इकाई आयतन का चालकत्व ही होता है। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं किसके लिए, मोलर चालकता के लिए। ये टर्म तो किसके लिए थी, चालकता के लिए। बहुत अच्छे से याद रखना, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। सांद्रता घटाने के साथ मोलर चालकता बढ़ती है। अब ये उल्टा है, वहाँ क्या होता है, सांद्रता घटा रहे हो तो चालकता भी घट रही है, सांद्रता बढ़ा रहे हो तो चालकता भी बढ़ रही है। अब ये मोलर चालकता के लिए, मोलर चालकता तो जानते हो ना, 1 मोल घुला हुआ है, तो ये क्या होता है, ये उल्टा होता है, घटाने पर बढ़ रही है, क्योंकि आयतन भी बढ़ जाता है जिसमें 1 मोल वैद्युत अपघटय उपस्थित हो।